एवरीवन हेलो वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी विद सिड। आज हमारे साथ है मिस्टर सिद्धार्थ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा D1 एंड D9 चार्ट, मैरिज एंड मांगलिक दोष। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोर। ओके, तो सिद्धार्थ जी, हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि D1 और D9 चार्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, जो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन D1 एंड D9, देखिए D1 और D9 एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। अगर आप इसको बेसिकली अगर आप इस चीज को समझो, जो D1 है, D1 हमेशा ये बताता है कि आपकी इच्छाएं क्या है, और जो आपकी लाइफ में जो होने वाले इवेंट्स हैं वो D9 है। लाइक मैं D1 से तो ये देख पा रहा हूँ कि मेरे को ये नौकरी मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, मेरी लाइफ में मेरे को ये चीजें जो जो मुझे करनी है, मगर उसमें मुझे कितना लक फेवर करेगा, क्योंकि लक के बिना इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। और जो आपका बताएगा D9 बेसिकली इज अ नोवा अंश, नवमांश। कई लोग उसे 9th हाउस का भी बोलते हैं, और कई लोग और जो उसका मेन जो सिद्धांत है वो जाता है, जो राशि होती है वो 30 डिग्रीज की होती है। जब आप उसका नौवा अंश निकालते हो हर एक राशि का, तो वो बनता है नवमांश। और नवमांश को कई लोग धर्म के लिए देखते हैं, कई लोग देखते हैं मैरिज के लिए, और कई लोग अपनी किस्मत के लिए देखते हैं कि हमारी किस्मत हमारे बारे में क्या कहती है। और जिसके रिजल्ट आपको आफ्टर 20 जिसके धीरे धीरे सिम्टम्स इंसान की लाइफ में देखने को शुरू हो जाते हैं, और जब वो आफ्टर 30 इसके कंप्लीट रिजल्ट उसको अपनी लाइफ में दिखते हैं, और ये आफ्टर मैरिज 100% एक्टिवेट हो जाता है। जी सिद्धार्थ जी, तो हमारा मैरिज के लिए फिर D1 देखें या D9 देखें, या दोनों का रोल क्या क्या होता है? देखिए, बिफोर मैरिज वट एवर थिंग्स हैपन, वो आपका हमेशा D1 बताएगा। क्योंकि D1 क्या है, मैंने बताया आपको, आपकी खुद की इच्छाएं हैं जो, तो आपको पार्टनर कैसा पसंद आएगा, आप उसके साथ कैसे रहोगे। देखिए, अब जो आपको अपने स्पाउस का बिहेवियर देखना है, समाज में दो लोग कैसे हैं, वो आपका D1 ही बताएगा। कि घर से बाहर जा रहे हैं तो दोनों बहुत प्यार से रह रहे हैं, वो आपका D1 बता रहा है कि हाँ भी दोनों बहुत प्यार से रहेंगे। मगर D9, घर में आते ही दोनों एक दूसरे को गला दबाने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो वो D9 बताएगा कि हाँ अच्छा फाइट होने वाली है घर के अंदर। ओके, सो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जो D1 का 7th हाउस क्या बताता है और D9 का 7th हाउस क्या बताता है? D1 का 7th हाउस इज टेलिंग अबाउट कि स्पाउस का जो बिहेवियर है वो कैसा रहने वाला है, समाज में वो उठता बैठता कैसे है। देखिए, D1 का 7th हाउस ये बता रहा है, मान लो किसी का D1 का 7th हाउस है, सन बैठा है किसी के D1 के 7th हाउस में, तो वो क्या बता रहा है कि पार्टनर काफी अथॉरिटेटिव नेचर का होगा, वो समाज में उसका उठना बैठना काफी वैसा होगा, और वो इगोइस्टिक रहेगा, लोगों को भी अपना घमंड दिखाएगा। मगर D9 में वो जा रहा है मुंह ना क्या, और वो तो कह रहा है मैं तो काफी घमंडी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, बट पार्टनर के आगे जी मैम जी बोलिए क्या हुआ, है ना। जी, तो जैसे आपने बताया कि D1 में वी हैव सन एंड देन D9 में वी हैव मून। सो इन दोनों को ही मिला के हम एक फाइनल प्रेडिक्शन दे सकते हैं बिल्कुल। दोनों देखने के बाद। बिल्कुल मैम। जी, अगर हमें जानना हो कि स्पाउस का नेचर किस तरह का है, तो वो हम चार्ट से कैसे देखा जाता है? देखिए, स्पाउस का नेचर जानने के लिए सबसे पहले तो आपको D9 पे ही ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। क्यों? शादी से पहले वो क्या बता रहे हैं, वो आपका D1 बता रहा है, मगर शादी के बाद जब दो लोग एक आपस में एक साथ एक रूम में जा रहे हैं, जो घर पे हैं, घर पे बर्तन तो नहीं बजेंगे, है ना, कहीं पे। अब कई लोग होते हैं, एक और आपको फन फैक्ट बताता हूँ, काफी अच्छा रहेगा, लोगों को सीखने को भी मिलेगा, कि D1 के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मरकरी बैठ जाए, वो उस इंसान का रिश्ता होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी बोली कैसी होगी, काफी ज्यादा हार्श बोलेगा, हार्श इन द सेंस कि कटुच वचन। होता नहीं है कि मम्मी पापा ने भेजा लड़का लड़की को, जाओ तुम दोनों आपस में जाके थोड़ी देर बात कर लो, अरेंज मैरिज का सीन है जो, पर वहां पे लड़का लेके बैठा है सैटर्न
एंड मरकरी एक साथ लेके बैठा, वो बदतमीजी से बात करके आ गया। सैटर्न और मरकरी फर्स्ट हाउस में लेके बैठा है। फिर घर वाले कह रहे हैं यार बात तो सब कुछ अच्छी चल रही थी, लड़की ने अचानक से क्यों मना कर दिया? लड़का ही कुछ ना कुछ ऐसी बात करके आ गया कि लड़की ने ही मना कर दिया, मैं नहीं करने वाली इससे शादी। क्या वो आपके साथ लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 बैठ जाए, थर्ड हाउस में बैठ जाए तो मैरिज कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग जाती है, क्योंकि आप खुद ऐसा बिहेवियर लेके आ रहे हो। मगर D9 के 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 है, थर्ड हाउस में बैठ गया तो वो आपके पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं दाराकार, some people are take दारा कारक for prediction about their partner nature। अब दारा कारक बेसिकली हम दारा कारक को क्यों पकड़ रहे हैं? दारा कारक इज द लोएस्ट डिग्री प्लेनेट इन योर चार्ट, ठीक है। जब दारा कारक आपकी कुंडली में ये बता रहा है, जैसे सैटर्न दारा कारक हो गया, तो स्पाउस का क्या बिहेवियर रहेगा? वो थोड़ा सैटर्न वाले नेचर का रहेगा, कंजूस भी हो सकता है, बट फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। अब किसी का दारा कारक सूर्य हो रहा है तो अथॉरिटेटिव नेचर। अब पार्टनर का अपीयरेंस कैसा होगा ये भी दारा कारक बता देता है। किसी का दारा कारक वीनस है तो स्पाउस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। मरकरी है तो थोड़ा बेबी फेस का होगा, है ना। अब दारा कारक बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। जैसे आत्मा कारक बता रहा है कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आ रहे हो, मगर इस लाइफ में आप किन चीजों को लेके क्रेविंग करोगे वो दारा कारक बताएगा। तो उस चीज की कमी है आपके अंदर, तो आप वैसा ही पार्टनर ढूंढने की कोशिश करोगे। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन कैसे जान सकते हैं? अगर आपको अपने स्पाउस का प्रोफेशन जानना है तो यू कैन जज इट फ्रॉम D9 के 4th हाउस से आप जज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप D9 के 7th हाउस से काउंट करोगे तो 10th हाउस आपका 4th हाउस आता है। अब किसी के D9 के 4th हाउस में मून चले गया तो स्पाउस का कैसा वो होगा प्रोफेशन? एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग फील्ड, एनी रिलेटेड टू मेडिकल लाइन, नर्स हो सकती है वो बहुत अच्छी, वो अच्छी थेरेपिस्ट हो सकती है, या फिर एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है ना। किसी का सन चले गया तो स्पाउस मे बी रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट जॉब, है ना। मंगल चले गया तो किसी सिविल सर्विस से हो सकता है। मरकरी चले गया तो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है ना। और अगर आपका और सैटर्न चले गया तो एनी वर्क रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना, या फिर किसी कंपनी में जॉब करने वाला एम्प्लॉय हो सकता है। तो सैटर्न इज लेबर। और अगर हमें मैरिज की क्वालिटी और हैप्पीनेस के बारे में बात करना हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, हैप्पीनेस की बात जब भी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको हमेशा नक्षत्रों को भी लेना है, ठीक है। कि अब नक्षत्र है, 2 नक्षत्र हैं, दोनों ही फायरी एलिमेंट के नक्षत्र हैं, तो ये लोग जब भी आपस में आएंगे तो इनका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा हैटिक रह सकता है, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रह सकता है। मगर 2 ऑपोजिट नेचर के लोग साथ में आ जाए, एक का जो नक्षत्र है वो फायरी एलिमेंट है मगर दूसरे का नक्षत्र वाटर एलिमेंट से लेके आ रहा है, तो वो हमेशा उसका जो एंग्रीनेस रहेगा उसको वो ठंडा करेगा, उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना। मगर 2 एक ही जैसे लोग जब सेम टेबल पे आ जाते हैं तो वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम एक मैरिज में भी। और अगर आपको हैप्पीनेस और क्वालिटी देखनी है, अगर जो बेनिफिट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज हाउस को, मैलिफिक ना करें। मगर कोई ना कोई मैलिफिक मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में उधम मचा ही रहा होता है मैरिज के लिए, है ना। हम कभी नहीं कह सकते कि भाई इसके तो मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा ऐसे जाने वाली है। यहाँ पे 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। D9 का 2nd हाउस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। D9 का 2nd हाउस की मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। D9 के 2nd हाउस में मैलेफिक्स आके बैठ जाए तो इस मैरिज को बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि D9 का जो 2nd हाउस है वो आपके पार्टनर के लिए 8th हाउस है और आपके लिए 2nd हाउस है, वो आपके लिए मारक हुआ, ठीक है। और वो आपकी स्पीच भी है और वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी बता पा रहा है कि भाई 2 लोग आपस में बात करके क्या चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर उसमें कोई स्वराशि का ही मैलेफिक आ जाए, अगर स्वर तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा उस मैरिज को। पर अगर वो ऑपोजिट आ जाए, वो अपने एनिमी साइन में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे फिर कंप्लीट चार्ट के ओवरऑल भी जाना, आपको D9 भी देखना पड़ेगा, D1 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन तो रहेगी यहाँ पे, मगर D1 क्या गारंटी दे रहा है? D1 कह रहा है कि भाई इन लोगों की तो लड़ाइयां हो रही है अपने समाज की वजह से ही,
इनके आपस में नहीं है, अपनी जो घर के अंदर नहीं हो रही है लड़ाइयाँ, समाज की वजह से हो रही है कि तुमने मम्मी से सही से बात नहीं करी, तुमने अपने उनको ताऊ जी के आगे घूंघट नहीं किया, है ना। तो D1 तो कह रहा है इन चीजों से रिलेटेड लड़ाई रहेगी ना, है ना। बट जब दोनों ही चीजें जब खराब हो जाती है D9 और D1, तो मैरिज चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर दोनों में से कोई एक भी अच्छा सपोर्ट कर दे, कहीं से क्या पता जुपिटर अपना एक्सपेक्ट देते। जुपिटर किनको दिखाता है? जुपिटर आपके घर के बड़ों को दिखाता है। तो घर के बड़े आके बोल देते बेटा कोई बात नहीं, जो चीजें हो रही है होने दो, तुम अपनी तरफ से एफर्ट डालो अच्छे से। मगर एक बात और मैं बताऊंगा, स्वराशि में प्लेनेट बैठा होना भी कई बार टफ डिसीजन लेके आ जाता है। बेसिकली अगर वो 7th हाउस में गया है तो स्वराशि का प्लेनेट, क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट स्वराशि का हो जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, ठीक है। तो लोग बोल देते हैं अरे मेरे तो 7th हाउस में जुपिटर है, वो भी स्वराशि का है, ये तो मेरी मैरिज को बहुत अच्छा करेगा। अरे नहीं भाई, वो नहीं करेगा। ये इंसान ज्यादा अपने ही उसमें ज्यादा रहेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। घर के बड़े ही कहीं ना कहीं रीजन रहेंगे। 7th हाउस में सन चले जाए तो या तो पार्टनर के पिता या फिर इसके खुद के पिता रीजन होंगे इसकी मैरिज को खराब करने में। अगर हम बात करें लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इन दोनों के योगों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको किसी का देखना है लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ठीक है, अब किसी के 3 आएंगे 7th हाउस में चले जाए वीनस, तो लव मैरिज के अच्छे चांसेस बन जाते हैं, है ना। और D1 के D1 के 5th हाउस का लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठ जाए तो भी अच्छा है। मगर अगर D1 के 7th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए 5th हाउस में तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर लव मैरिज के लिए सबसे ज्यादा खुराफाती दिमाग कौन लगाएगा? राहु। राहु बैठ जाए, है ना। बट इनको हमेशा यही सलाह देनी चाहिए तुम अरेंज मैरिज ही करो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस सबसे गंदी होगी। राहु इन 7th हाउस, राहु इन 7th हाउस इज ऑल अबाउट D1 की बात कर रहा हूँ। राहु इन 7th हाउस, घोदा पहाड़ निकली चुईया। स्टार्टिंग में तो लगेगा मेरा पार्टनर सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा से तो कोई हो ही नहीं सकता, और बाद में फिर हो जाता खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्योंकि तुम तो शादी से पहले बहुत ऐसे थे, तुम चेंज हो गए, यू चेंज महेश, है ना। ऐसी बातें करेंगी इनकी वाइफ, ठीक है। बट आपकी गलती है, आपने उस टाइम पे अच्छे से रिसर्च नहीं करी पार्टनर के बारे में, तुम बस लवेरिया में रहे, है ना। और 5th हाउस में राहु बैठ जाए किसी का, उसको भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। सैटर्न बैठ जाए उसको भी नहीं करनी चाहिए। केतु बैठ जाए उसको तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक टाइम पे सैटर्न भी चलो चीजों को संभालने के लिए फेवरेबल हो सकता है अगर वो 7th हाउस अच्छा है। मगर केतु लेके बैठा हो कोई 5th हाउस में, वो लव मैरिज कर ले, उसकी मैरिज जानी ही जानी है। या तो वो पार्टनर को लेके चले जाएगा या फिर उसकी मैरिज में जो लव मैरिज में जो क्वालिटीज है वो डिस्प्यूट आएगा ही आएगा। तो सिद्धार्थ सर, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मांगली दोष के ऊपर कुछ क्वेश्चन है मेरे। मांगली दोष का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखिए, मांगलिक दोष का एक्चुअल मीनिंग मैं बताता हूँ। मंगल क्या है? मंगल एक योद्धा है, ठीक है। अब जो सैनिक है तुम उसको बोल दो कि यार तू मैरिज संभाल, तू घर पे बैठ। अब आप किसी योद्धा को बोल दो कि तू जाके रोटी पका, तेरे को जाके जंग नहीं लड़नी है, तभी मांगलिक लोगों को बोला जाता है कि तुम हो सके तो कहीं ना कहीं जिम करो, जिम करो, बाहर जाके काम करो, अपना मेहनत करो। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इनका फिर वो बढ़ेगा, इन्होंने कहीं तो अपनी एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी अपने पार्टनर के ऊपर निकालेंगे लड़के, है ना। अब 1st हाउस में मंगल चले जाएगा तो उसका एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? 4th हाउस पे और 7th हाउस पे और 8th हाउस पे, ठीक है। 4th हाउस क्या है? आपका होम एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली। मंगल की जहां भी दृष्टि जाती है वहां पे वो अपना हक जताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अपना हक अपने फैमिली में जताने की कोशिश करेगा। और पार्टनर तो कहीं ना कहीं जिम करो, जिम करो, बाहर जाके काम करो, अपना मेहनत करो। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इनका फिर वो बढ़ेगा, इन्होंने कहीं तो अपनी एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी अपने पार्टनर के ऊपर निकालेंगे। अगर दोनों ही ऐसे हैं तो वो चल जाता है, सेम एनर्जी। मगर एक बात याद रखनी है, किसी का केंद्र का मंगल हो और उसकी 8 और 12 वाले से ही शादी होनी चाहिए, और किसी का 8 या 12 का मंगल है उसकी केंद्र वाले
से शादी होनी चाहिए, ठीक है। अब मंगल 4th हाउस में चले गया, ये मदर की लाइफ को काफी ज्यादा टफ बना देता है, मदर को काफी ज्यादा स्ट्रगल दे देता है, और तो ये अब इसका 4th एस्पेक्ट कहा जा रहा है।